नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फिर से एक पुराने इश्यू को उठाया। मैं उसे पुराना भूत मानता हूं, जो फिर न्यायपालिका के सामने खड़ा हो गया। वो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेएसी। जब ये वक्तव्य जगदीप धनखड़ का सामने आया, तो मुझे लगा इसको एक्स-रे से देखना है। और जब इसे एक्स-रे से देखा, तो मुझे बहुत सारी चीजें बाहर आई। मुख्यतः हाल ही में जो कांड हुआ दिल्ली में, दिल्ली हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश यशवंत वर्मा, उनके घर पे लगी आग, अग्निशामक दल आग बुझाने पहुंच गई, फायर ब्रिगेड। आग बुझाते-बुझाते उन्हें कुछ बोरे में भरे हुए नोट मिले, जले हुए नोट, आध जले नोट। उन्होंने उन नोटों की आग तो बुझा दी, लेकिन एक नई आग लग गई कि वर्मा जी के यहाँ 15 करोड़ के आसपास के नोट जल गए। इतना पैसा आया कहाँ? स्टोर हाउस में रखा था, बोरों में। आनन-फानन में ये बात फायर ब्रिगेड ने आगे बताई, आगे से बात ऊपर तक गई, मुख्य न्यायाधीश तक गई, सर्वोच्च न्यायालय के। आनन-फानन में कोलिजियम की बैठक हुई, जो भी अवेलेबल थे, और फिर बताया गया कि यशवंत वर्मा जी का तबादला इलाहाबाद हो गया है। और जब तबादले के बाद कुछ मेनस्ट्रीम मीडिया ने और कुछ सोशल मीडिया ने जिस हिसाब से न्यायपालिका पे हमले बोल, उससे बैकफुट पे आते हुए सर्वोच्च न्यायालय के वहां से एक पौने 6 बजे एक प्रेस रिलीज आता है, और वो कहता है कि नहीं, 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 ये एक्चुअली तबादला बहुत पहले से ही इन्होंने माँगा था, और अभी तबादला हुआ नहीं, और कॉलेजियम वगैरह अभी इसकी मीटिंग होगी। हमने अभी मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद, दिल्ली हाई कोर्ट, इनको भी लिखा है, इनका भी स्टेटमेंट मतलब इनका भी विचार लेना है। ये बात तब हुई जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने ये कह दिया कि इलाहाबाद कोर्ट, हाई कोर्ट कूड़ादान नहीं है। इस भ्रष्ट न्यायाधीश को हम इलाहाबाद आने नहीं देंगे। मामले की नज़ाकत देखते हुए उन्होंने ये कहा, लेकिन साथ में ये भी कहा कि एक इंक्वायरी जो इनके खिलाफ है वो चलती रहेगी। लेकिन ये बात ग्रे एरिया में थी कि नोट मिले ना मिले। फिर फायर ब्रिगेड से कोई कहते थे कि नोट मिले, मिले, ये वो। लेकिन फिर दूसरे दिन सर्वोच्च न्यायालय ने वीडियो ही जारी कर दिया जिसमें ये नोट जले हुए का फ़ोटो आया। उसके बाद यशवंत वर्मा बड़े इनोसेंटली बोलने लगे कि स्टोर हाउस में किसके नोट है मुझे बता दो। और यदि इस बिना पे इस न्यायाधीश को छोड़ा जाए, तो फिर इस देश में इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी की जितनी भी रेड होगी और जितने भी कैश मिली, वो सारे के सारे लोग छूटने चाहिए, क्योंकि हर आदमी कहेगा, मुझे पता नहीं मेरे घर में कैश कहाँ से आई। ये भ्रष्टाचार का मामला है। न्यायपालिका कितनी भ्रष्ट है, ये जब लोगों के सामने आया, तो फिर सभी जगह, हालाँकि जिस ये जो न्यायाधीश है, यशवंत वर्मा, इन्होंने जो-जो केसेज़ के डिसीज़न दिए हैं, ये डिसीज़न कैसे दिए, ये सारे अब उसके सामने आते हैं कि लोगों को जब लगे कि बहुत आश्चर्यजनक डिसीज़न, ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा कैसे छोड़ दिया गया? ऐसा कैसा रिजेक्ट कर दिया केस? अब पता पड़ता है कैसा होता है। कुल मिला के जब ये बात बहुत राज्यसभा में भी उठी, लोकसभा में भी उठी, तो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि ये बहुत विडंबना है, क्योंकि ये मामला इतने देर से कैसे एक्सेप्ट हो गया? बहुत मतलब आग लगी, नोट गिरे, उसके बाद ही हो जाना चाहिए था, लेकिन बाद में हो जाता है। अब समय आ गया है कि हमें फिर से एक बार नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में सोचना होगा। क्योंकि सवाल है, यशवंत वर्मा को हाईकोर्ट लाया कौन? ऐसे भ्रष्ट लोगों को हाईकोर्ट लाया कैसा जाता है? कोई यदि महिला के साथ होते हुए व्यभिचार को लेके, यदि उसके कपड़े उतारने के बाद भी व्यभिचार नहीं मानता, उसके शरीर को गलत तरीके से छूने से भी व्यभिचार नहीं मानता, वो कहता है जब तक
पेनिट्रेशन नहीं होता तब तक व्यभिचार नहीं मानेगा। ये ऐसे कानून को परिभाषित करने वाले जजेस आते कहाँ से? वो जजेस कहाँ से आते हैं जो कहते हैं कि ये देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा। जो बहुसंख्यक कहेंगे वही कानून होगा। ये आते कहाँ से? कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस हैं जिनको तो वकील जिनका नाम ले लेके कहते हैं कि अ, मैडम आप इधर ही आ जाइए ना, आप वकील बन जाइए ईडी के। पक्षपाती पूर्ण न्याय इनको बनाता कौन? एक कॉलेजियम सिस्टम। अब कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का एक कॉलेजियम है, यानी एक कमिटी है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अध्यक्ष उसके और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ये एक पैनल तय करते हैं और उनमें से लोगों को ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस बनाते हैं और उसके लिए वो एक बार नाम सरकार के पास भेज देंगे। यदि सरकार ने वापस नाम किया तो दूसरी बार भेज देंगे तो सरकार को करना ही पड़ता है। मतलब ये 5 लोग तय करेंगे इस देश में जुडिशरी में कौन आएगा और उसी की वजह से हमेशा उँगलियाँ उठती हैं। सरकार का इसमें कुछ से नहीं रहता। सरकार का काम इतना ही है जब ये नाम आते हैं तो उनका एजेंसियों से जाँच करना कि ये लोग साफ-सुथरे हैं या नहीं। कुल मिलाकर यही कारण है कि भाई-भतीजावाद भयानक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में दिखाई देता है। ऐसे कई मुख्य न्यायाधीश इस देश में हुए हैं जिनके पिताजी भी मुख्य न्यायाधीश थे। इसके खिलाफ अरुण जेटली ने कहा कि ये विडंबना है जब वो जिंदा थे तब। उन्होंने कहा कि ये विडंबना है कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का न्यायपालिका में कोई दखल नहीं। इसी के लिए 2014 में अगस्त 2014 में एक कानून बना नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब ये कमीशन क्या था? ये कमीशन ऐसा था कि एक कमीशन होगा, उस कमीशन के मेंबर कौन-कौन होंगे? मुख्य न्यायाधीश उसके अध्यक्ष होंगे, सीनियर मोस्ट 2 न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के उसके मेंबर होंगे, 3 हो गए, 1 कानून मंत्री होंगे, 4 हो गए और 2 सिविल सोसाइटी के लोग होंगे और ये सिविल सोसाइटी के लोग कौन अपॉइंट करेंगे? उनमें एक कमिटी होगी, वो कमिटी होगी प्रधानमंत्री की, उसमें रहेंगे मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के और सबसे बड़े राजनीतिक विपक्षी दल के नेता, ये 3 लोग। वो 3 लोग जो 2 लोग अपॉइंट करेंगे उसमें से एक तो सामान्य कैटेगरी का होगा और दूसरा जो होगा वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़, महिला इनमें से किसी को प्राधान्य दिया जाएगा। तो टोटल 6 लोग होंगे। 6 लोगों में से 3 लोग तो सर्वोच्च न्यायालय के होंगे और 3 लोग बाहर के होंगे। ये लोग एक पैनल को प्रपोज़ करेंगे, इनके सामने पैनल आएगा और फिर वो लोग अपॉइंट करेंगे। लेकिन जब ये केस आया तो सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने 5 जजों के इस कानून को रद्द करके कोलिजियम सिस्टम को कंटिन्यू रखा। अब बार-बार सवाल तब जब ये कानून आया, तो उसके लिए 2 तिहाई बहुमत लोकसभा, राज्यसभा में चाहिए था और कम से कम देश के आधे राज्यों द्वारा ये पास होना चाहिए था और ये हुआ क्योंकि सारे राजनीतिक दलों ने यूनानिमसली इसको पास किया। तब सिर्फ थोड़ा-सा मायावती जी का एक रिज़र्वेशन था कि इसमें बैकवर्ड के लिए सीटें रिज़र्व करने का कोई प्रोविज़न क्योंकि सभी को लगा कि न्यायपालिका में नियुक्तियाँ यदि ऐसी होगी, तो ट्रांसपेरेंसी होगी। लेकिन जब अब ये मामला सामने आया, तो ये मामला सामने आने के बाद क्या अब सभी राजनीतिक दल साथ में हैं? सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि एनजेएसी बने, लेकिन अब कांग्रेस भी कॉशियस है, आरजेडी भी कॉशियस है, ममता जी भी कॉशियस है। सभी राजनीतिक दल कॉशियस है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें ये डर है कि 2014 के बाद जो स्वायत्त संस्थाएँ थी, जिसको हाईजैक किया गया बीजेपी द्वारा, वही हाईजैक फिर से चला, तो फिर न्यायपालिका भी हाईजैक हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे यदि ये जो नेशनल कमीशन में है, यदि इसमें अभी 2 सिविल सोसाइटी के लोग हैं
जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के सबसे बड़े पार्टी के नेता आगे-पीछे इसको अमेंडमेंट करके यदि प्रधानमंत्री वही करे, जो उन्होंने चुनाव आयोग के लिए किया, तो ऐसे में एक तरफ़ा मामला हो जाएगा। ये 2 लोग कोई अपने संघ बैकग्राउंड वाले ले लेंगे, लॉ मिनिस्टर इनका होगा, 3 वर्सेस 3 होंगे और फिर उसमें बँटवारा होगा। तो फिर उसमें ट्रांसपेरेंसी कहाँ से आएगी? क्योंकि इस सरकार के नियत पे लोगों के ये है, इसलिए अब एनजीएसी की बात होने लगी। कुल मिलाकर धनखड़ जी का एनजीएसी के बारे में बात करना, ये पुराना भूत फिर से सामने लाना और अब न्यायपालिका के पास भी कोई शब्द नहीं, क्योंकि विगत कुछ दिनों से हम 1 महीने की भी बात करें, एक पिछले 5-6 महीने से, तो विभिन्न कोर्टों ने जो डिसीजंस दिए, खासकर आप राहुल गांधी के टर्मिनेशन की बात करें, जो गुजरात हाई कोर्ट ने जिस हिसाब से डिसीजन दिया या फिर आप उस यादव साहब की बात करें, जिन्होंने बहुसंख्यकवाद ही इस देश का कानून है कहा था, या फिर उस जज की बात करें मिश्रा जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, या फिर उस कलकत्ता के जज की बात करें कि जिन्होंने इस्तीफा देके बीजेपी की चुनाव लड़ा और जब हाई कोर्ट में जज थे तो वो सारे बीजेपी के फेवर में डिसीजन दिए, या उस जज की बात करें कलकत्ता हाई कोर्ट की कि जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद ये बोला कि मैं तो संघी था और संघ ही रहूँगा। हम जजेस की बात करें कि रिटायरमेंट के बाद वो राज्यसभा कैसे ले लेते हैं, गवर्नर कैसे बन जाते हैं, जो कहीं न कहीं प्रोटोकॉल में कम नीचे भी दिखता है। तो क्या हमारे देश में न्याय बिकाऊ है? ये जुडिशरी ऑन सेल, ये वर्मा जी के यहाँ मिले हुए नोटों ने और रेखांकित कर दिया और इसकी वजह से एक बहस पूरे देश में छिड़ गई है कि न्याय कोर्ट से मिलता है या खरीदा जाता है और यदि न्याय खरीदा जाता है, तो फिर न्यायपालिका भी क्या रईसों का ही खेल हो गया। गरीब कहाँ जाएगा, जो इस देश में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के अनुसार 81 करोड़ लोग 140 करोड़ में से सरकार के 5 किलो अनाज पे ज़िंदा है। यदि सरकार 5 किलो अनाज नहीं देंगे तो भूखे मरेंगे। यदि 70% लोग इस देश में सरकारी अनाज पे जी रहे, इतने कमज़ोर हैं आर्थिक दृष्टि से, तो फिर न्याय क्या सिर्फ़ 30% लोगों के लिए है जो खरीद सकते हैं? तो फिर अडानी-अंबानी के खिलाफ कभी केसेज़ जाएँगी? सवाल ये है। उद्योगपति हमेशा ही केस जीतते रहेंगे, धन-पशु हमेशा ही केस जीतते रहेंगे, चाहे न्याय उनके पक्ष में हो, कि वो सच हो या झूठ हो। ऐसे कई सवाल वर्मा जी ने खड़े किए और आम आदमी ये भी पूछ रहा है कि हमारे पास 50,000 भी ज़्यादा मिलते हैं, तो हमें अरेस्ट किया जाता है। ईडी ज़मानत नहीं होने देती, लेकिन 15-15 करोड़ रुपए के नोट आने के बाद इनकम टैक्स ईडी क्यों नहीं पहुँचती? सवाल ये है। क्या न्यायपालिका भ्रष्टाचार से भी इम्यून है? व्यभिचार से भी इम्यून है? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पे जब व्यभिचार के आरोप लगते हैं, तो अपने ही अध्यक्षता में खुद का ही इंक्वायरी करके खुद को ही क्लीन चिट देते हैं। ये तो मज़ाक हो गया चुनाव मतलब न्यायपालिका के साथ। तो न्यायपालिका जो संविधान का कस्टोडियन है, यदि वही भ्रष्ट और व्यभिचारी निकला, तो फिर देश देखेगा किधर? सवाल ये है, एक्स-रे से जब मैं देखता हूँ, तो मुझे बहुत गंभीर सवाल दिखते हैं। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।